हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 सब्जेक्ट सोशल साइंस बुक भूगोल का सेकंड चैप्टर भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। अब भूमि का आपको पता है कि भूमि क्या है। मृदा यानी मिट्टी, जल प्राकृतिक वनस्पति जो कि प्राकृतिक रूप से उगे हुए पेड़ पौधे हैं। तंजानिया जो कि अफ्रीका में है कि एक छोटे गांव में माम्बा पानी लाने के लिए प्रातः शीघ्र उठती है। तो माम्बा एक लड़की है, उसे बहुत दूर जाना पड़ता है। अक्सर गर्मियों में ज़्यादा समस्या आती है कि लोगों को पानी की दिक्कतों से जूझना पड़ता है। आपने भी समाचारों में अक्सर देखा होगा। और वह कुछ घंटों के बाद लौटती है। इसके उपरांत वह घर के कार्यों में अपनी मां का हाथ बंटाती है। तो अगर आप स्वस्थ हैं, काम कर सकते हैं, तो अपने माँ बाप का हाथ काम में बंटाना चाहिए, काम करना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। कुछ ऐसा समय निकालिए कि पढ़ाई भी कीजिए कि थोड़ा बहुत आप अपने माता पिता के साथ हल्का फुल्का काम भी कर सकते हैं। और अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल में मदद भी करती है। उसके पूरे परिवार के पास उनकी छोटी झोंपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। मांबा के पिता कठिन परिश्रम के बाद मात्र कुछ मक्का और सेम ही उगा सकते हैं। मक्की की रोटी तो आप सबने खाई होगी, लेकिन खाते बहुत कम हैं। ज़्यादातर लोग जो है चपाती पसंद करते हैं या चावल पसंद करते हैं। अब कई कई तो ये ऐसा करते हैं कि जैसे दूध हो तो उसके साथ मक्की की रोटी अगर खाएं तो सचमुच ही बड़ी ही स्वादिष्ट लगती है। फिर भी यह उनके परिवार के साल भर के खाने के लिए पर्याप्त बिल्कुल नहीं है। तो यानी कि जो मांबा और उसका परिवार है उनको थोड़ी समस्या है और वो उन्हें दिक्कतें आ रही हैं। किस तरह की? जिस तरह से पानी की समस्या है, कठिन परिश्रम करना पड़ रहा है। पीटर न्यूजीलैंड के भेड़ पालन। अब पीटर की बात है, पहले माम्बा अब पीटर। न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है, जहां उसका परिवार ऊन प्रक्रमण करने का कारखाना चलाता है। प्रतिदिन जब पीटर स्कूल से लौटता है तो वह अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। उनका भेड़ों का बाड़ा कुछ दूरी पर पहाड़ियों से लगे हुए एक विस्तृत यानी फैले हुए घास के मैदान पर स्थित है। वहाँ नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंध किया जाता है। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि सब्जियां उगाते हैं, कुछ अनाज उगाते हैं। तो ये क्या, जैविक कृषि द्वारा सब्जियां जो है उगा रहा है। मांबा और पीटर विश्व के दो भिन्न भिन्न स्थानों में रहते हैं। उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। यह विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण है। इन स्थानों का एक दूसरे से अलग होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। अब जहाँ आप रहते हो वहाँ का वातावरण थोड़ा अलग है। अगर श्रीलंका की बात की जाए तो वहाँ वातावरण अलग है। इसी तरह से नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना,
या जापान हो गया, अमेरिका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हर देश में अलग अलग प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति है और अलग प्रकार का वातावरण है। इसलिए वो अपने हिसाब से वहाँ पर सब्जियाँ उगाते हैं या फिर अलग प्रकार का अनाज बोल लो या फिर अलग प्रकार की वनस्पति वहाँ पर पैदा होती है। तो बोलते हैं कि विश्व की, अगर यहाँ आपको अगर नज़र आए, विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। शेष जो 70% भूमि है उस पर या तो विरल जनसंख्या है या वह खाली है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। भूमि जिस पर हम रहते हैं, सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है। अब हर जगह जो है नहीं रहा जा सकता, कहीं जो है दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए इन प्रॉब्लम को अगर नहीं फेस करना चाहते हैं तो उस जगह जो है आप रह जाओ जहाँ पर प्रॉब्लम्स कम है। हो सकता है कि ज़्यादा पहाड़ी क्षेत्र हो, वहाँ पर ज़्यादा चट्टानें हो, वहाँ रहना बड़ा मुश्किल है, वहाँ नहीं रह पाएंगे। जैसे आपका घर भी होगा, आपके दादा या आपके पिता ने जो बनाया होगा, वहाँ थोड़ी आपको फैसिलिटीज़ हो सकता है कम मिलती है। हो सकता है कि आपकी ज़मीन ही वहीं हो, तो क्या किया जा सकता है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनकी ज़मीन ऐसी जगह है जहाँ पूरी फैसिलिटीज़ हैं। ठीक है, मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के भिन्न भिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। पर्वतों में अलग प्रकार से है, पठारों में अलग प्रकार से है, मैदानों में अलग प्रकार से है। उबड़ खाबड़ स्थलाकृति, पर्वतों के तीव्र ढाल, जलाक्रांत, सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल और निर्जन हैं, अकेले हैं। उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए स्थान विश्व के सघन वने क्षेत्र है। तो पुराने ज़माने की बात की जाए तो उस समय भी लोग ज़्यादातर नदियों के किनारे बसा करते थे ताकि पानी की ज़रूरतें पूरी हो सकें, और ये भी देखा करते थे कि वहाँ पर वनस्पति ठीक है, उनके चारे, पशुओं के चारे के लिए अच्छी घास है या नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भूमि उपयोग, भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, आपका बागवानी हो गया, खनन, सड़कों, उद्योगों की स्थापना। साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमि का उपयोग करना। होता है आप वहाँ किसी किसी जगह घर बना रहे हो, किसी जगह सड़क बना रहे हो, किसी जगह उद्योग बनाया जा रहा है, किसी जगह कृषि की जा रही है, किसी जगह बागवानी की जा रही है, किसी जगह खेती की जा रही है। क्या आप मांबा और पीटर के परिवारों के भूमि उपयोग के विभिन्न विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हो? आप सोचिए जरा। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण जो है ये कारक हैं। स्वामित्व के आधार पर अगर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। निजी भूमि किसकी होती है? किसी व्यक्ति के अपनी भूमि होती है, जबकि सामुदायिक भूमि किसकी होगी? पूरे समुदाय की होगी। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फलों, नट या औषधीय बूटियों का नियंत्रित एकत्रित करना। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी इस तरह का भी घास का मैदान या इस तरह की भी घास की भूमि हो सकती है, जहाँ पर आप सभी पूरे
गांव वाले या पूरे इलाके के लोग वहां पर अपने पशु चराते हों, या किसी भूमि का, जैसे सामुदायिक भवन होता है, उस सामुदायिक भवन का इस्तेमाल जो है सभी लोग जो है फंक्शंस के लिए करते हैं, किसी भी प्रकार का हो। ठीक है। जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में क्या है कि व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीय पर्यावरण के लिए प्रमुख जो है खतरा है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर भूमि उपयोग के समय के अनुसार परिवर्तन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से भूमि का जो है प्रयोग यहाँ पर देखो खेती के लिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ ट्रैक्टर का इस्तेमाल हो रहा है। पहले किसका इस्तेमाल हो रहा था? बैलों का। अब ट्रैक्टर का। अब ये हल लेके चल रहा है। अब यहाँ पर कुछ लोग जा रहे हैं। अब जगह एक ही है, आप थोड़ा सा ये समझाने की कोशिश की गई है। अब यहाँ देखो, पहले झोंपड़ी थी, यहाँ इस तरह के घर बन गए। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अब यहाँ पर देखो कितना मंजिला घर बन चुका है। ठीक है। अब पहले यहाँ पर गाड़ियाँ नहीं हुआ करती थी, अब यहाँ पर गाड़ियाँ भी हैं। ठीक है। यहाँ बसें हैं। अब यहाँ बसें कहाँ, यहाँ तो बहुत कम घर हुआ करते थे, और इस तरह से यहाँ इतने सारे घर बन चुके हैं। और धीरे धीरे जब चौथे में परिवर्तन आता तो इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई। बाकी यहाँ से भी एक NH की तरह जो है रोड आपको नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ भी बड़े बड़े भवन आपको नज़र आ रहे होंगे। अगर आप पहले चित्र में देखें तो यहाँ पर बहुत ही मतलब एक प्राकृतिक रूप से खेती हो रही थी। एक झोंपड़ी, दो चार झोंपड़ियाँ आपको नज़र आ रही होंगी, 1 2 3 4 5 6 7। और यहाँ भी ये अब फिर घर बन गए, पक्के घर बनना शुरू हो गए, फिर और ज़्यादा उपलब्धियाँ हासिल की। और इस तरह से ये जो है भूमि का उपयोग उसमें परिवर्तन हो रहा है समय के साथ। भूमि संसाधन का संरक्षण। बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर भी पैदा हो गया है। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। वन रोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। अगर ज़्यादा जो है, जिस तरह से कुछ लोग घास के लिए वनों में आग लगा देते हैं, या फिर वनों से चोरी छिपे लकड़ियाँ जो हैं वो निकाल लेते हैं, इस तरह से अगर आपको भी लगता है कि ये गलत काम हो रहा है तो आप फॉरेस्ट विभाग में रिपोर्ट कर सकते हैं या पुलिस को सूचना दे सकते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि खादें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं लोग, जैसे उर्वरक, कीटनाशक, इनका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। या फिर अपने पशुओं को छोड़ देना, और वो बिल्कुल प्राकृतिक वनस्पति को ज़्यादातर वो ख़त्म करते रहते हैं। कंटिन्यू वो खाते रहेंगे, और वो जो प्राकृतिक रूप से उग रही वनस्पतियाँ हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं। तो अतिचारण भी नहीं करना है। मृदा। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है, जो जिसमें छोटे छोटे यानी महीन कण हो। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है।
यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। अब आप इसमें मृदा परिच्छेदिका देख सकते हैं। ये देखो जनक चट्टानें, ये अपक्षयित चट्टानी पदार्थ है। बालू, खाद, क्ले ऊपरी मृदा, फिर वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा। तो इतनी जो है एक संरचना की गई है, तब आपके ऊपर जो है वनस्पति आती है। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपनी भूमि को बिल्कुल सेफ रखें। अब ये मृदा के बारे में थोड़ी जानकारी दी गई है। जनक शैल, रंग गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती है। जलवायु, तापमान, वर्षा, क्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को भी प्रभावित करते हैं। उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। वनस्पति जात, प्राणी जात, सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करते हैं। ये पता क्या है? यह मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर देश में अलग वातावरण होता है, अलग प्रकार से वर्षा होगी, जलवायु अलग है, तो वहाँ पर अलग अलग प्रकार की फसलें जो है हो सकते हैं। जलवायु अलग प्रकार की होगी, प्राणी अलग होंगे। ठीक है, समझ आ गया होगा। मृदा निर्माण के कारक। मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक शैल का स्वरूप और जलवायु कारक है। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय है। अलग अलग स्थानों में ये अलग अलग हैं या भिन्न भिन्न हैं। मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। अब निम्नीकरण कई बार जिस तरह से एक दो प्राकृतिक आपदा से निम्नीकरण हो सकता है, जिस तरह से कहीं जैसे बाढ़ आ गई, नाला आ गया, भूमि बह सकती है, मृदा का निम्नीकरण। तो ज़्यादा पेड़ पौधे हम अगर हटाएंगे, उखाड़ेंगे, तब भी भूमि का निम्नीकरण होता रहेगा। मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के दो मुख्य खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, जैसा कि मैंने आपको बताया, वनों को खत्म करना। अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग। अब इस तरह से ज़्यादा कीटनाशक और उर्वरकों का प्रयोग हम करेंगे तो हमारी हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है, ना ही हमारी जो प्राकृतिक वनस्पति है उसके लिए ठीक है, हमारी भूमि के लिए ठीक नहीं है। वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ है। मृदा संरक्षण की कुछ विधियां हैं। मल्च बनाना, पौधों के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है। इससे जो है क्या होता है, आर्द्रता जो है रुकी रहती है। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर वेदिका फार्म में किस तरह से कृषि जो है की जाती है। ये देखो, समोच्च रेखीय जुताई, ये अलग अलग प्रकार से ये चित्र जो है दिखाए गए हैं। वेदिका फार्म चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं, जबकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन जो है कम होता है, इसकी बात हो रही है। ठीक है, एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखीय के समांतर जुताई ढाल के नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का इस्तेमाल जो है निर्माण जो है करती है। रक्षक मेखलाएं, तटीय प्रदेशों, समुद्र किनारे के इलाके ले लो आप, और शुष्क प्रदेशों में पवन गति को रोकने के लिए वृक्ष जो है कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। इस तरह से जो वृक्ष हैं बिल्कुल एक लाइन में है, आप देखेंगे तो इसको क्या कहेंगे हम, रक्षक मेखलाएं। समोच्च रेखीय रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयां भी बनाई जाती हैं। चट्टान बांध, ये तो आपको पता होगा,
यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को भी रोकते हैं। जिस तरह से कोई छोटा नाला है या हो सकता है बरसात में ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता हो, वहाँ पर बांध बनाए जाते हैं ताकि पानी जो है धीरे धीरे करके जो है नीचे आए या एक जगह रुक जाए फिर दूसरी जगह। इस तरह से बांधों में पानी जो है रुक जाता है। बीज की फसल उगाना। वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं। अब जल की बात है। जल तो सभी के लिए ज़रूरी है। जल अगर नहीं मिलता है तो हमें समस्या आ सकती है, चाहे हमें पीने के लिए, चाहे नहाने के लिए, चाहे खाना बनाने के लिए, किसी भी प्रकार का काम करने के लिए जल जो है बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। गर्मियों में या बरसात में जब आप थोड़ा तेज़ चलते हैं तो फिर हमें पसीना पड़ता है एकदम से हमें। उसके बाद हाँ, थोड़ा रुक कर जो है थोड़ा पानी पीने, अगर एकदम पानी पिएंगे तो समस्या आ सकती है। ठीक है, लेकिन पानी तो ज़रूरी है। जैसे पसीने के रूप में पानी जो है निकलेगा तो आपको आपके शरीर क्या मांगेगा? पानी मांगेगा कि जल। तो आपको घर आते ही क्या पीना पड़ेगा? पानी पीना पड़ेगा। तो आजकल जो है ऐसा है कि चाहे गर्मी की ऋतु हो, चाहे बरसात की, चाहे सर्दी की, आपके पास हमेशा अपनी एक पानी की बोतल ज़रूर होनी चाहिए। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है, इसलिए इसे जल ग्रहण करना उपयुक्त है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी के सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं और अलग अलग प्रकार के पौधों और जंतुओं को मदद करते हैं। अब महासागरों और समुद्रों का जल तो पी नहीं सकते क्योंकि वो क्या होता है? खारा होता है। पीने योग्य पानी कम है जिसको आप लोग पीते हैं, हम लोग पीते हैं। महासागरों का जल लवणीय है और मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। अब इसको जितना ज़्यादा पिएंगे उतना ज़्यादा प्यास लगेगी। अब हो सकता है कि कभी आप अगर सब्जी खा रहे हैं, थोड़ा सा नमक उसमें ज़्यादा बढ़ जाए तो आप क्या करेंगे? ज़्यादा पानी पिएंगे। इसलिए हमारे भोजन में ज़्यादा नमक नहीं होना चाहिए, ना ज़्यादा कम होना चाहिए, बराबर मात्रा में हो तो सही रहता है शरीर के लिए। कुछ लोग क्या करते हैं? ज़्यादा नमक वाला भोजन जो है इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जल केवल 2.7% ही है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका जहाँ की बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है, और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। यहाँ पर ये जो इलाके बताए, यहाँ पर 70% भाग बर्फ की चादरों, हिमानियों में। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच के बाहर है। केवल 1% अलावण जल जो है उपलब्ध है, तो सोच लो। और वह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। यह भौम जल नदियों, झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में, वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि एक टपकता नल जो है एक वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ कर देता है। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको कहीं बहता हुआ नल मिले तो आप उसको बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर वो लगातार टपक रहा है तो एक वर्ष में वो 1200 लीटर जल जो है वो व्यर्थ गंवा देता है। क्योंकि कितना परसेंट पानी बताया गया? केवल 1%, जो कि अलवण है। इसलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ है, मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी पर जल न तो बढ़ाया जा सकता है और न ही घटाया जा सकता है। अब ऐसी विधि बता दीजिए कि अगर आपको पता लग गया कि पानी बनाना है, ये तो प्रकृति ने जो है दिया है, इसे न बढ़ाया जा सकता है ना घटाया जा सकता है।
इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वाह की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। जैसा कि आप जानते हैं, इसे जल चक्र कहते हैं। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में करता है, वन उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। जल कृषि, उद्योगों, बांधों के, जलाशयों के माध्यम से विद्युत, जो बिजली आपकी बनती है, उसमें प्रयोग किया जाता है। जल स्रोतों के सूखने और जल के प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के कारण जो है बढ़ती जनसंख्या, कमी के मुख्य कारक क्या है? बढ़ती जनसंख्या, भोजन, नकदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर है। अब आप देख सकते हैं कि एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन 150 लीटर जल का उपयोग जो है करता है। तो पीने के लिए 3 लीटर, खाना बनाने के लिए 4 लीटर, नहाने के लिए 20 लीटर, शौचालय के लिए 40 लीटर, और अगर आप देखेंगे तो वस्त्र धोने के लिए भी 40 लीटर, और बर्तन धोने के लिए 40 लीटर, और बागवानी के लिए 23 लीटर, कुल 150। क्या आप इस उपयोग को कम करने के तरीके सोच सकते हैं? तो आप सोच सकते हैं कि अगर पानी और भी अच्छे तरीके से प्रयोग किया जाए, तो ये तो बताया गया है कि इस तरह से भारतीय नागरिक जो है पानी का प्रयोग करता है, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी इस पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पानी जो है 6, 7, 10, 15 किलोमीटर दूर से जो है लोगों को लाना पड़ता है। अगर महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश की बात की जाए तो वहाँ पर लोगों को बड़ी दिक्कत आती है। ऐसे भी कई इलाके होते हैं कि जहाँ पर टैंकर आते हैं, पानी के लिए लड़ाइयाँ की जाती हैं। तो इस तरह के, ऐसा क्या किया जाए कि पानी हमारी पृथ्वी पर ज़्यादा हो? इसलिए क्या करना पड़ेगा? जो प्रदूषण है उसको कम करना पड़ेगा। जितनी हमारी प्राकृतिक चीज़ें हैं बिल्कुल उनको छेड़ना नहीं है, तब जाके बारिश भी अच्छी होगी और हमारे स्रोत भी नहीं सूखेंगे। आगे बढ़ते हैं। जल उपलब्धता की समस्याएं। विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिम एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भारतवर्ष में लोग इस प्रकार की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। बाहर जो फॉरेन कंट्री है, जो विदेश हैं, वहाँ भी लोग इस कमी का सामना कर रहे हैं। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित है जहाँ अक्सर सूखा पड़ता है। उनमें जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। अगर आपके घर रोज़ पानी आता है और आपके आसपास भी पानी की कोई कमी नहीं है, तो आप अपने आप को सुखी समझ सकते हैं। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी और वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है, अथवा अति उपयोग और जल स्रोतों के दूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। अब आप यहाँ देखते हैं यमुना नदी वाहित मल, औद्योगिक बहिस्राव एवं कचरे के कारण प्रदूषण हो रही है, दूषित हो रही है। अब यहाँ देख सकते हैं आप, अगर कहते हैं कि दिल्ली में जो है यमुना का पानी बिल्कुल ब्लैक जो है नज़र आता है, तो जितना ज़्यादा सफाई रखेंगे, जितना ज़्यादा प्रदूषण से बचेंगे, उतना ये पानी जो है ठीक होगा। जल संसाधनों का संरक्षण। आज के विश्व में शुद्ध और पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। इस क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, तथापि इसका अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल
कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों के औद्योगिक बहिस्राव जल के प्रमुख संदूषक हैं। इनमें शामिल नाइट्रेट धातुएं और पीड़कनाशी जल को प्रदूषित करते हैं। अब आपने देखा कि जितना ज़्यादा प्रदूषण होगा उतना ज़्यादा जो जल खत्म होगा। इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरण होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। इन प्रदूषकों को जल निकाय में छोड़ने से पूर्व बहिस्रावों को उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रित जो है किया जा सकता है। अब ये स्प्रिंकलर मतलब ऐसी विधियां हम लोग अपनाएं ताकि कम से कम पानी का उपयोग हो। अब इस तरह से सिंचाई के लिए स्प्रिंकलरों का प्रयोग जो है किया जा रहा है। इससे क्या होगा, आपको पता है कि जिस तरह से ये घूमता है चारों तरफ और फिर बिल्कुल पानी जो है बिल्कुल कम मात्रा में जो है छोड़ेगा। एक टपकन विधि भी होती है जिसमें पानी जो है बहुत कम इस्तेमाल में लाया जाता है। एक जगह वो पानी गिरेगा धीरे धीरे और उससे भी काफ़ी बचत होती है। वन और वन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए ताकि पानी इधर उधर ना बहे। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र में देखो आप वही बात है, स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है, जो मैंने आपको बताई। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। स्कूल के बच्चे हस्तशिल्प प्रदर्शनी में घूम रहे थे। प्रदर्शनी की वस्तुएं देश के भिन्न भिन्न भागों में एकत्रित की गई थी। भिन्न भिन्न भागों से मोना ने एक थैला हाथ में उठाया और उत्साह से कहा, यह एक सुंदर हैंडबैग है। देवका ने कहा, हाँ, यह जूट से बना है। क्या आप उन टोकरियों, दीप, छत्रों और कुर्सियों को देखते हैं? वे बेंत और बांस की बनी हुई हैं। भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी आर्द्र नमी से भरे जो प्रदेश हैं, बांस प्रचुर मात्रा में पैदा किया जाता है, जहाँ की ज़्यादा बारिशें होती हैं। जैसी रेशमी स्कार्फ देखकर उत्साहित थी। यह खूबसूरत स्कार्फ देखो, देवका ने स्पष्ट उत्तर दिया या स्पष्ट किया कि रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है। अब ये रेशम के कीड़े होते हैं जिनको जो ज़्यादातर जो है शहतूत की पत्तियां खाते हैं, उन्हीं के द्वारा जो है ये रेशम बनता है जो शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। बच्चे समझ गए कि पौधे हमें अनेक भिन्न भिन्न उत्पाद प्रदान करते हैं जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल के बीच एक संकरित क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। हम उसे जैवमंडल कहते हैं। अब देखो रेशम कीट आप देख रहे होंगे, ये जो आपका जैसे जलमंडल है और जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल, अब इनको अगर मिलाएंगे तब आपका जैवमंडल जो है बनता है। ठीक है, और एक क्षेत्र जो है जिंदा रहने के लिए जरूरी है। सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। एक दूसरे से संबंधित है और एक दूसरे पर निर्भर है, इसी को क्या कहेंगे? पारितंत्र कहेंगे। वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन हैं। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, जो बड़े बड़े पेड़ हैं। प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं हमें, जिससे हम जो है सांस लेते हैं। फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं। रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं। भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं। हमें फल, लेटेक्स, तारपीन का तेल, गूंद, औषधीय पौधे
और कागज़ प्रदान करते हैं जो आपके अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। पौधों के असंख्य उपयोग हैं, उसमें आप कुछ और जोड़ सकते हैं। तो जड़ी बूटियाँ देंगे, फल देंगे, हमें छाया देंगे, ऑक्सीजन देंगे, कागज़ देंगे। जिस प्रकार की आप किताबें पढ़ रहे हैं, पहले भोजपत्र ताड़ पत्रों पर लिखा जाता था, आजकल इस तरह की प्रणाली आ गई है कि पेड़ों को काट कर जो है क्या करना है, किताबें बनाई जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये बात भी ध्यान रखनी है, बेफजूल में कागज़ जो है ख़त्म नहीं करने हैं। वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट और जलीय जीव रूप आते हैं। उनसे हमें दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त होती है। जिस तरह के आपने पाले होते हैं, बकरी, भेड़, भैंस, गाय। कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद देती है। तो मधुमक्खी क्या देती है? शहद देती है। फूलों के परागण में मदद करती है और पारितंत्र में अपघटक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर है और अपघटकों के रूप में कार्य करती है। जो गिद्ध होते हैं, मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक माना जाता है। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हों या छोटे, सभी पारितंत्र के संतुलन को बनाने के लिए अनिवार्य है। अब एक चीज जो है दूसरे पर निर्भर है। वही बात है, जैसे चूहे को बिल्ली खाती है ना। अब बिल्ली जो है कुत्ते से डरती है, कुत्ता जो है बाघ से डरता है या शेर से। उसके बाद फिर आदमी जो है सबसे बड़ा है, जो सब कुछ खा जाता है। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो, ये तो बात रहेगी खाने पीने की, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बहुत सारी हमारी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, जैसे कीट पतंगों के बारे में बताया, चाहे मरे हुए जानवर हैं उनको कौन खाता है, चाहे चिड़ियाँ जो है छोटे छोटे कीट पतंगे खाती हैं। मतलब सभी लोग जो हैं एक दूसरे पर निर्भर हैं। ऐसा नहीं है कि अकेला समाज कुछ नहीं कर सकता। समाज में अगर लोग चाहें कि दो चार लोग ही रहें तो वो भी नहीं हो सकता। जैसे आप अपने परिवार का एक उदाहरण ले लो, कोई बीमार पड़ जाता है तो दूसरे उसकी देखभाल करते हैं, उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं या उसकी देखभाल करते हैं। किसी को कोई समस्या आ गई तो उसकी सहायता की जाएगी। इस तरह से सभी जो है एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे पर निर्भर हैं। प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में रखा जा सकता है, जैसे वन, घास, स्थल, गुल्म और टुंड्रा। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है, वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम होती जाती है। अगर आप देखेंगे कि राजस्थान में इस तरह के पेड़ पौधे आपको नहीं मिलेंगे जैसे कि अन्य इलाकों में मिलते हैं। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कंटीली झाड़ियाँ और गुल्म उगते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, जो हमारी कंटीली झाड़ी होती है या कांटेदार जो पौधे होते हैं, उनको पानी देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जिस तरह से अगर आप बिल का वृक्ष लगा दें, ये पौधा लगा दें, तो उसको पानी देने की आवश्यकता नहीं होगी। शुरू में आप दे सकते हैं जैसे आपने लगाया, फिर बाद में जो है उसको कोई समस्या नहीं आती, क्योंकि
इस तरह से जो कांटेदार जो पौधे होते हैं वे कहाँ उगते हैं, जहाँ शुष्क प्रदेश हों। जितने भी कांटेदार है ये समझ लो। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ें गहरी होती हैं। वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता को हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली होती हैं। शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मॉस और लाइकेन सम्मिलित हैं। पिछली 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे इस समय उनसे कहीं अधिक लोग हैं। बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों से वृक्ष काट लिए गए थे, ये काट लिए गए हैं। विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है, इसलिए सोचने वाली बात है। इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की तुरंत आवश्यकता है। तो छात्रों द्वारा बनाया गया एक देखो, आप देख सकते हैं, एक तस्वीर है, आप देख सकते हैं, एक कल्पना की गई है, कोलाज बनाया हुआ है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण। अब सुनामी के पश्चात ग्रेट निकोबार के वर्षा प्रचुर वनों में किस तरह की क्षति हुई थी। वन हमारी संपदा है, सबकी संपदा है, सभी के लिए जरूरी है, जिंदा रहने के लिए बहुत ही आवश्यक है। पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही पारितंत्र को भी अनुरक्षित करते हैं। और देखो, पौधे जो हैं, चाहे जंतु हो, चाहे पशु हों, चाहे मनुष्य हों, सबके लिए क्या देंगे, आश्रय देंगे। लेकिन मनुष्य क्या करता है, अपने लाभ के लिए जंगलों को काट देता है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। बहुत सी जातियां सुरक्षित अथवा संकटापन्न हैं और कुछ लुप्त होने की कगार पर हैं। वन का नाश, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल जैसे आग लग जाती है कई बार जंगलों में, कई तो जानबूझ कर लगा देते हैं, लेकिन ये कई बार अपने आप जो है आग लग जाती है। भूस्खलन में से कुछ मानव और प्राकृतिक कारक हैं जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। आज की मुख्य चिंताओं में से एक अनाधिकार शिकार करने की संख्या का बढ़ना है, जिसमें से कुछ खास प्रजातियों की संख्या में तेजी से कमी आई हुई है। पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के साथ साथ सींगों के एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनाधिकार शिकार किया गया है। इसमें से कुछ जंतु चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर है। इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। तो इनका इस्तेमाल भी गलत तरीके से हो रहा है, ठीक है। अगर इनका संरक्षण किया जाए, संरक्षण हो भी रहा है, तो इसके बारे में जागरूकता भी की जानी चाहिए। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जैव मंडल निचय हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। संकरी घाटियों, झीलों और आर्द्र भूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन जो है नष्ट होने से बचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, आवश्यक हैं। यदि इन प्रजातियों का सापेक्ष संख्या को भंग न किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। अगर इनको इस तरह से नष्ट न किया जाए तो पर्यावरण में क्या रहेगा, संतुलन बना रहेगा। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल पैदा कर दी है। अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण या तो विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने के कगार पर हैं। तो पहले के ज़माने में भी ऐसा था, राजा लोग शिकार पर निकल जाते थे, जानवरों का शिकार करते थे, बड़ी अपनी एक और समझते थे कि भाई बिल्कुल अच्छे हैं वो लोग जो कि शिकार करते हैं। जैसे किसी की शाख पर सवार हो
इज्जत का सवाल हो, जो कि एक मैं तो समझता हूँ गलत बात थी। हाँ, कोई इस तरह से कोई प्रॉब्लम कर रहा है कोई जानवर, तो हमें वन विभाग को सूचना देनी चाहिए। आगे वो खुद कार्रवाई करते हैं। अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण वो विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने के कगार पर हैं। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों जैसे सामाजिक वानिकी वन महोत्सव को प्रोत्साहित करना चाहिए। जिस तरह से आजकल जो है बरसात का मौसम है, तो आजकल तो ऐसा करना चाहिए कि कम से कम 10 पौधे तो लगाने चाहिए हर इंसान को। स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने, प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि वे विविध जातियों के निवास का अवलोकन कर सकें। बहुत से देश पक्षियों और पशुओं को मारने और उनके व्यापार करने के विरुद्ध हैं। भारत में शेरों, चीतों, हिरणों और प्राकृतिक सारंग और मोर को मारना बिल्कुल अवैध है। अगर कोई आपको लगता है कि कोई इस तरह का घृणित कार्य कर रहा है, तो आपको उसकी सूचना पुलिस को देनी चाहिए। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंजेंडर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा की स्थापना जो है की गई है, जिससे प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की है। इस सूची में क्या है कि सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया है। पौधों और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक तत्व है। अगर पौधे रहेंगे तभी हम हैं, अगर जीव जंतु रहेंगे, क्योंकि सभी जो है एक दूसरे पर निर्भर हैं। ठीक है, तो इस तरह से इनको ख़त्म नहीं करना चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर जो है पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।